ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया। और मेरी स्पेलिंग पे बेटा ज़्यादा ध्यान मत दिया, भावनाओं को समझा करो। सो इट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आवर नेक्स्ट टॉपिक। रिलैक्स होकर के सुनो। बोलते हैं डाइजेशन जहां पर खत्म होता है, ये चैप्टर ठीक वहीं से शुरू होता है। कैसे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंजेशन, खाने को निगलना, खाना चबाना, इंजेशन। इंजेशन के बाद हमारे पास टॉपिक आया था डाइजेशन। इस खाने को हमने पचा लिया। डाइजेशन के बाद हमने किया एब्जॉर्प्शन। तब हमने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है खाना ब्लड में चला गया, लिम्फ में गया या फिर ब्लड में गया और अल्टीमेटली ब्लड में गया। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो खाना ब्लड में गया वो ब्लड से भेजा गया टिश्यूज में। कहां पर भेजा गया? टिश्यूज। इस प्रोसेस को सब लोगों ने बोला था कि सर ये हो गया एसिमिलेशन। और जब खाना एसिमिलेशन करके सेल्स के अंदर चला गया, फूड जब सेल के अंदर चला गया, तब इस फूड का क्या हुआ हम सब जानते हैं। इस आगे के प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि हम अनभिज्ञ। हमें मालूम है इस फूड का होगा ब्रेकडाउन। क्या होगा? ब्रेकडाउन। और इस ब्रेकडाउन होने की वजह से यहां पर निकलेगी एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग एटीपी, किसमें? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, स्टोर करेंगे। पर जब ये फूड ब्रेक हो रहा होगा, जिस समय ये फूड ब्रेक हो रहा होगा, वी नीड ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को एंट्री कराएंगे टिश्यूज में, और बेटा CO2 नाम की गैस को यहां से रिलीज कराएंगे, क्योंकि इस ब्रेक डाउन के दौरान ऑक्सीजन यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। ऑक्सीजन का यूज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, इट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोलो क्या नाम है? दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम लोग ब्रीदिंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्रीदिंग। इन लार्जर टर्म ये ब्रीदिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने कहा है तो मैंने मान लिया। इसका नाम हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रीदिंग। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? कोई पूछे व्हाट इज ब्रीदिंग, बता पाओगे? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। क्या निकाला? CO2। तो ऑक्सीजन एंट्री कराई और CO2 बाहर निकाली, इसका नाम ब्रीदिंग। तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। रॉन्गली, गलत तरीके से इसे हम लोग रेस्पायरेशन का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो एनसीईआरटी बोलती है दिस ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। बाय द वे, रेस्पायरेशन की डेफिनेशन मैंने पहले पढ़ा रखी, याद है? व्हाट इज रेस्पायरेशन? इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हुआ ये कि हमने ब्रीदिंग का नाम ही रखा रेस्पायरेशन। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो गैसेस का नाम याद है? एक कौन? ऑक्सीजन। दूसरा क्या लिया? क्या छोड़ा? तो हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। और बोलते हैं इस रेस्पायरेशन करने के लिए वी नीड अ सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज रेस्पायरेटरी सिस्टम। फिर से बोलो। और रेस्पायरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। फिर से बोलो। और यही रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हर ऑर्गेनिज्म में अलग होते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक, रादर इस बुक का पहला टॉपिक होना चाहिए रेस्पायरेटरी ऑर्गन। मैंने बोला ना एनसीईआरटी बुक्स कितनी अच्छी हैं। हर एक चीज को पढ़ाने के पहले उसकी भूमिका बना देती है और फिर वो बताती हैं कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। चलो मैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था? इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन करके खाना कहाँ पहुँचाया? ब्लड। ब्लड से कहाँ गया? टिश्यू। टिश्यू में क्या हुआ? एसिमिलेशन।
फूड को तोड़ा गया, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या निकली, CO2। तो जो टिश्यू में O2 और CO2 निकली है, क्या उसका एक्सचेंज हुआ? इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लार्जर लेवल पर, स्मॉलर लेवल की लार्जर क्या नाम दिया, ब्रीदिंग। और इसी ब्रीदिंग को हमने क्या नाम दिया, रेस्पायरेशन। तो बताओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग, आल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के दौरान हमने गैस का क्या किया, एक्सचेंज। और उन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए वी नीड अ सिस्टम नोन एज रेस्पायरेशन। जैसे हमें 5 काम करने थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये इस काम करने के लिए हमारे पास सिस्टम था। सिस्टम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम, इस वाले सिस्टम का नाम रेस्पायरेटरी। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने खाना पचाया था, रेस्पायरेटरी सिस्टम ने गैस का एक्सचेंज क्या किया, गैस का एक्सचेंज। और गैस का एक्सचेंज करने को ही रेस्पायरेशन नाम दिया गया। और ऑर्गन का नाम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। कौन सा नाम, रेस्पायरेटरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पायरेटरी ऑर्गन। और यहां पर मैं तुमसे पुरानी बातें पूछूंगा और आपको बतानी पड़ेंगी वो सारी बातें, और नहीं बताओगे तो मार पड़ेगी। कोई पूछे व्हाट आर द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, तो आप बोलोगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन आर द ऑर्गन, दे आर द ऑर्गन्स which help in gaseous exchange। ये वो ऑर्गन है जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। और बोलते हैं टाइप ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन, कि किसके पास कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा रेस्पायरेटरी ऑर्गन रखेगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। वन इज नोन एज हैबिटेट, आप कहां रहते हो इस बात पर, आप वाटर में रहते हो कि लैंड में रहते हो। अगर वाटर में रहते हो तो टेरेस्ट्रियल की एक्वेटिक, और अगर आप लैंड में रहते हो तो एक्वेटिक की टेरेस्ट्रियल। और दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं पूछूं व्हाट आर द रेस्पायरेटरी ऑर्गन, बता पाओगे? रेस्पायरेटरी ऑर्गन आर द ऑर्गन विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये गैस को एक्सचेंज करने में मदद करने वाले ऑर्गन्स हैं, दे आर नोन एज रेस्पायरेटरी ऑर्गन। यस यस, हे भगवान, नहीं, उसको मालूम है किससे खड़ा होना है। उसको लग रहा कि अभी 2 दिन पहले से क्लास चालू की, हमसे क्या पूछने जा रहा। घबराना बिल्कुल नहीं, बाकी बदतमीजी कोई करेगा तो मैं उसको बहुत उड़ाऊंगा, तो बिल्कुल फ्री होके जवाब देना। यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने कितने प्रकार की पढ़ी है, कभी तो पढ़ी होंगी। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। ये देखिए, इन्होंने मुझसे अभी तक ये सब टॉपिक पढ़े नहीं है, फिर भी इनको आता है। पहला बोलो, बस बाकी लोग शांत रहे। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में एक सेल की बहुत सारी सेल, एक सेल, वेरी गुड। और आगे बोलो, हाँ, टिश्यू लेवल, ये सब पढ़ाया जा चुका, टिश्यू लेवल। यस, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, बस आपने एक गलती की, याद है? सेलुलर लेवल में एक सेल की बहुत सारे सेलुलर लेवल हैविंग द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। टिश्यू बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व चाहिए। नर्व सबसे पहले सीलेंटेटा में आई, पोरीफेरा में नर्व, इसलिए वो कोऑर्डिनेट। तो सेल होने के बावजूद भी टिश्यू नहीं है।
तो पहला लेवल है सेलुलर लेवल, नो डाउट सही बताया। दूसरा लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल, चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बताओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन किन 2 बातों पर डिपेंड करेगा? नंबर 1 हैबिटेट, नंबर 2। तो चाहे जितना भी बोर हो रहे हो, चाहे जितना मन ना करे, उस मन को बोलो कि यहां लगो। बोलो, पहला कौन? हैबिटेट। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार का? 4। नंबर 1 सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब आपकी मदद से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है? किस में होता है याद है? बोलो कौन? पोरीफेरा। और इनके एग्जांपल स्पंजेस हैं। ये है राजा बाबू, रिवीजन हो रहा। टिश्यू लेवल याद है? बोलो कौन? सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा है। तो सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा दोनों टिश्यू लेवल है। एक का नाम कॉम जेली, सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा। हाइड्रा किसमें? सीलन ट्रेटा। गजब। क्या आपको ऑर्गन लेवल याद है? बोलो। इट इज प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस मतलब फ्लैट वॉर्म है, टेप वॉर्म है। तो टेप वॉर्म और फ्लैट वॉर्म इट इज प्लेटी हेलमिंथिस। यस और नो? तो अभी मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। आइए, ऑर्गन सिस्टम याद है? नाम सुनने मुझे पूरे नाम चाहिए। चलो बोलो, सारे नाम याद रहेंगे? बोलो, नाम मुझे चाहिए। यस बोलो। सर, एक का नाम है एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस है। दूसरा एनेलिडा, वेरी गुड। आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के बाद आर्थ्रोपोडा, किसके बाद? मोलस्का। फिर इकाइनोडर्मेटा है और एक हेमिकॉर्डेटा। ये सब चीज। एक मिनट, बदतमीजी किया तो मैं वहीं आकर उड़ाऊंगा आके। बदतमीजी मत करना। हेमिकॉर्डेटा, ये बताइए ऑर्गन सिस्टम है? एक और बचा ऑर्गन सिस्टम है। कॉर्डेटा बचा। तो हमने कॉर्डेटा अलग लिख लिया। और कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा के अंदर 5 लोग याद है? एक कौन? फिश, एम्फीबिया। एक कौन? रेप्टाइल। और एक कौन? बर्ड्स। और कौन? मैमल। 5 लोग हैं। यस। अब सुनना, मैंने जबरदस्ती ये 3 ग्रुप बनाए। आपको समझना पड़ेगा। कॉर्डेटा को अकेले में वर्टिब्रल कॉलम के साथ मानता हूं। इनका नाम है वर्टिब्रेटा। फिर से बोलो। और बाकी सब इनवर्टिब्रेटा। ऑल ऑफ देम आर इनवर्टिब्रेटा। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर अगर मैं पूछूं इनवर्टिब्रेटा का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो। हमें रीढ़ की हड्डी, केचुए में रीढ़ की हड्डी, सांप में रीढ़ की हड्डी। केचुए में भी नहीं है, सांप में नहीं। क्योंकि बचपन में जब आपने केचुआ देखा था तो बोला था मम्मी सांप। तो मम्मी ने कहा नहीं, ये सांप नहीं है, केचुआ। फिर बाद में जब आपने सांप देखा तो बोले मम्मी केचुआ। बोले बाद ये सांप है। सांप के पास रीढ़ की हड्डी है, केचुए में रीढ़ की हड्डी। वो किसका मेंबर है? एनेलिडा। तो हमने पूरे ग्रुप को 2 पार्ट में बांटा। एक कौन? वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा, दे आर इनवर्टिब्रेट। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अचानक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते यहां कहां कूद गए? यहां इस बात पर कूद गए कि बोला रेस्पिरेटरी ऑर्गन किन 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, याद है? नंबर 1 हैबिटेट, दूसरा लेवल ऑफ। पक्का? तो हैबिटेट बदलेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल जाएंगे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदलेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर बुद्धि है तो आप जवाब दोगे पोरीफेरा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसी को याद है? इट इज नोन एज जीबीएस, जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी, नो नॉट द कैनाल, नेवर से दिस। कैनाल सिस्टम इज डाइजेशन के साथ हो रहा, लेकिन मेन ऑर्गन की बात की जा रही। ऑर्गन इज नो ऑर्गन,
इट इज जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से आपका रेस्पायरेशन हो रहा, देयर इज नो ऑर्गन। बताओ, सीलन टेटा टीनोफोरा जनरल बॉडी सरफेस, प्लैटीहेलमिन्थेस जनरल बॉडी सरफेस। अब आया एस्केहेलमिन्थेस जनरली पैरासाइट, जनरली एरोबिक की एनारोबिक, एनारोबिक। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, अगर हुई तो जीबीएस, हुई तो जीबीएस। अब आया एनालिडा, इट इज नॉट जनरल बॉडी सरफेस, इट इज क्यूटिकल। हर चीज जनरल, इट इज मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल आप स्किन बोल सकते हो, जनरल बॉडी सरफेस मत बोलना। आप स्किन शब्द यूज कर सकते हो, वो भी नमत करना तो अच्छा है। वो लोग क्या करेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल हुआ एनालिडा। अब बचा कौन, आर्थ्रोपोडा। सुनो 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 ए बेवकूफों, आर्थ्रोपोडा दो प्रकार के, अगर टेरेस्ट्रियल हैं, कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में रहने वाले इंसेक्ट है, तो याद रखना ट्रैकियरी सिस्टम। बोलो क्या, कॉकरोच में ट्रैकियरी सिस्टम था, या फिर बुक लंग्स। बोलो क्या, बुक लंग्स। गिल्स बोलते ही थप्पड़ पड़ेगा, अरे टेरेस्ट्रियल है। आओ 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 आओ। दो बातें जिस पर बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हैबिटेट। अभी टेरेस्ट्रियल हो तो लंग्स, नहीं कौन से लंग्स, बुक लंग्स और ट्रैकियरी सिस्टम। और अगर आप कहीं एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो, कैसा एक्वेटिक, क्या आपको किंग क्रैब याद है? yes, क्रैब याद है? yes, प्रॉन याद है? yes, झींगा मछली एक मछली है, आर्थ्रोपोडा है। तो आपके पास होंगे गिल्स एंड बुक गिल्स। ये सब पढ़ाया जा चुका है, आपको लग रहा कि नहीं पढ़ाया गया, सब पढ़ाया गया एनिमल किंगडम में। इनफैक्ट तो गिल्स और बुक गिल्स आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में। हैबिटेट बदलिए, बदल गया। और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ट्रैकियरी सिस्टम और बुकलंस। अब बचा मोलस्का, मोलस्का में पाए जाएंगे गिल्स, फिर से बोलो, और बेटा इकाइनोडर्मेटा में जीबीएस। व्हाट इज जीबीएस? जनरल बॉडी सरफेस, या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फिर से बोलो। और बचा हेमिकॉर्डेटा, गिल्स, फिर से बोलो, गिल्स। अब आइए भाई साहब, फिश, गिल्स, बोलो गिल्स। एम्फीबिया से लेकर मैमल तक लंग्स, एम्फीबिया से लेकर मैमल तक लंग्स। अगर आप इतना सीख पाए हो तो आप अपना दूसरा पैराग्राफ सही ढंग से पढ़ पाए। आपके एनसीईआरटी में जो दूसरा पैराग्राफ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो इतनी चीजें बताता है। आप सर इतना तो नहीं लिखा है, लिखा है। दो बातें, वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हैबिटेट। और ये जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। हटा दें, चलो एक मिनट। ये सब एनिमल किंगडम में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और कुछ लोगों को लगता कि सर को इतना कैसे, बच्चों को इतना कैसे आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, रट्टा नहीं मारोगे। टाइम मत देखो बेटा, कोई फायदा नहीं है। घड़ी लगी है 12:15 बजे, अभी 12:15। भांग खा के बैठे होगा, हटो, हटा दें। देखो बेटा धीरे धीरे आएगा, पढ़ो मेरे साथ। पोरीफेरा, 4 लोग जीबीएस, बोलो कौन? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस। तो सबसे पहली बात तो आपको सारे फाइलम आने चाहिए। आते हैं? बोलो, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा याद है? कॉर्डेटा में कितने लोग? 5। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। और आप सुनो, मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, तुम एक एक करके जवाब दो तो और अच्छा रहेगा। बताओ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, जीविया, टीनोफोरा, जीविया, प्लैटीहेलमिन्थेस, जीविया। प्लैटीहेलमिन्थेस की जरूरत,
एसकेएल में से चल रहा है, होगा तो जीबीएस, एनालिडा, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म है, आर्थ्रोपोडा आया, कितने प्रकार का? 2। लैंड में तो ट्रैकियरी सिस्टम एंड बुक लंग्स, लंग्स मत बोलना, बुक लंग्स। और अगर पानी में गए तो गिल्स एंड बुक गिल्स, गिल्स एंड बुक गिल्स। आर्थ्रोपोडा निकल गया, मोलस्का, गिल्स होगा, इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मा जनरल बॉडी सरफेस या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, याद रहेगा। फिर आया हेमीकॉर्डेटा, गिल्स, याद है। और बताओ कॉर्डेटा फिश में और एम्फीबिया से लेकर मैमल तक, हाँ लंग्स। हे राजन खड़े हो, हे राजन, जब कभी तुमने गिल्स की बात मोलस्का में की तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सब लोग शांत रहेंगे। मोलस्का में गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? डंडा लाओ। हाँ चॉकलेट आज दे इनको बड़ी आराम से, रोज नई नई टी शर्ट पहन के आ रहे हो, दिन में 2 बार लाओ। अरे आ जाओ आ जाओ, ये बैठे बैठे ऊंग रहे थे, आ जाओ आ जाओ। गिल्स, हाँ चॉकलेट देते हैं ना, लो 2 चॉकलेट, चलो हैप्पी चॉकलेट डे। बाकी लोग अगर नहीं बता पाए तो मैं छोड़ देंगे। बताओ मोलस्का में गिल्स, मेंटल कैविटी, हाँ बताओ। अरे और मेंटल कैविटी में पाए गए ये गिल्स, एक काम की 2 काम, एक और रेस्पायरेशन, दूसरा एक्सक्रीशन। तो बहुत, ए राजन मेरे से गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। आगे सुनो, ज्यादातर समय पर रेस्पायरेशन में बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वर्टिब्रेटा तक आते आते रेस्पायरेटरी ऑर्गन वेस्कुलराइज्ड हो गए हैं। वेस्कुलराइज्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन, सुनोगे नहीं मरोगे। ऐसे रेस्पायरेटरी ऑर्गन जिनमें ब्लड वेसल्स और ब्लड एंट्री कर गया। आप याद करो, कॉकरोच के ट्रैकेरी सिस्टम में ब्लड का कोई लेना देना नहीं था। तो ज्यादातर समय पर रेस्पायरेटरी ऑर्गन दे डिवाइड ऑफ बॉडी फ्लूइड, लेकिन वर्टिब्रेटा तक आते आते द ऑर्गन बिकम वेस्कुलराइज्ड। और वर्टिब्रेटा के वेस्कुलराइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन 2 प्रकार के, वन इज गिल्स। अगर कोई पूछे गिल्स में ब्लड वेसल्स हैं, यस। और दूसरे हैं लंग्स। बुक लिखती है लंग्स आर वेस्कुलराइज्ड बैग। तो अगर कभी आपका मन कर जाए कि लंग्स के अंदर ब्लड वेसल होंगी कि नहीं होंगी, तो बताओ होंगी, खूब सारी ब्लड वेसल्स होंगी। और इसीलिए वर्टिब्रेटा के रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में बांटा गया। गिल से होने वाला रेस्पिरेशन इट इज नोन एज ब्रैंकियल, ब्रोंकियल, नॉट द ब्रोंकियल, इट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल नहीं बोला, ब्रैंकियल। ब्रैंक का मतलब ही होता है गिल्स, और लंग्स का मतलब पल्मोन। पल्मोन का मतलब ही होता है लंग। तो याद रखना, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और हमने कहा कि चूंकि मछलियां, फिश का हैबिटेट एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट में लंग्स काम नहीं करते। एक्वेटिक हैबिट में रहने के लिए आपको चाहिए गिल्स। आप केवल गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसीलिए ब्लू व्हेल का शिकार सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ब्लू व्हेल इज नॉट द फिश, इट इज मैमल एंड दे हैव लंग्स, दे हैव। और लंग्स कभी भी पानी के अंदर काम नहीं करते।
तो एक बार हवा में आती ही है, पानी के ऊपर आती है, बहुत सारी एयर अपनी लंग्स में भरती, फिर डुबकी लगाती, और ये एयर हमेशा बनी रहेगी। फिर उसे थोड़ी देर बाद ऊपर आना ही पड़ेगा, और जब वो वापस ऊपर आएगी उसका शिकार कर लिया जाता है। सो बताओ, ब्लू व्हेल इज अ फिश और मैमल? मैमल। तो दो प्रकार का रेस्पिरेशन है, एक का नाम है ब्रैंकियल और दूसरे का नाम पल्मोनरी। एंड दीज ब्रैंकियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन में एक भैया कूद पड़े, इनका नाम है मेढक। मेढक मतलब फ्रॉग, फ्रॉग मतलब एम्फीबिया। और वो बोलते हैं हम तो दोनों जगह रह लेते हैं, हमारे बारे में बताओ। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, और एम्फीबिया ने कहा कि हम तो दोनों ही जगह रह लेते हैं। एम्फी मतलब बोथ। तो भगवान ने कहा कि हे फ्रॉग, हे राजन, अरे सॉरी, हमने तुमको लंग्स दिए और तुम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर रहे हो। कैसा? पल्मोनरी। एकदम शांत। इसके अलावा हम आपको दूसरा रेस्पिरेशन देते हैं, इसका नाम है बक्को-फेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्को-फेरेंजियल रेस्पिरेशन, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स का यूज करके भी तुम रेस्पिरेशन कर सकते हो। और ये रेस्पिरेशन अक्सर आपने बरसात के समय पर मेढक को देखा होगा, और मेढक जब अपने बक्को-फेरेंजियल कैविटी को फुलाकर टर्र टर्र करते हैं तो वो जो बेटा मेम्ब्रेन उठती है और बैठती है, इसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। बक्को-फेरेंजियल रेस्पिरेशन। और तीसरे तरीके का रेस्पिरेशन, अगर मेढक कीचड़ में दब जाए, किसमें? कीचड़, तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो एस्टिवेशन में जाता है। किसमें? एस्टिवेशन। और आपको मालूम है तब फ्रॉग अपना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है स्किन। तो बेटा ये तीन तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बोलो। लंग्स, बक्को-फेरेंजियल, क्यूटेनियस, ये तीन तरीके का रेस्पिरेशन कर सकते हैं। राजन मैं तुमसे सच में बहुत इंप्रेस हूँ। इनफैक्ट बेटा ये बच्चा बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं मानता। कई बार मैं ऐसी बात कह देता हूँ जो गुस्सा भी हो सकता है, और यहीं पर कोई दूसरा बच्चा होता तो कहता सर अब बहुत हो गया, कैमरे के सामने मत बोला करो। राजन तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। वैसे तो मैं चॉकलेट किसी को शेयर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ करूंगा। ये कौन सी बात हुई? कौन बोला? कौन से? पहले बेइज्जती करवाओ। आओ आओ आओ। हे बिचखा पर। अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूं, मजाक मत करना, किसी को कोई भी नाम नहीं देगा। आपको जो कुछ कहना है मुझे कह सकते हो। यस 18 में से। तो बताओ, आपके पास अगर गिल से रेस्पिरेशन है, इसका नाम ब्रैंकियल, और लंग्स का मतलब पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। और बेटा फ्रॉग दो रेस्पिरेशन और करते हैं, एक का नाम बक्को-फेरेंजियल और क्यूटेनियस। पक्का? और हम लोग, वी ह्यूमन बीइंग, वी आर लंग्स की मैमल्स, हम एम्फीबिया की मैमल, और मैमल लोग क्या करने वाले हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो अगला टॉपिक होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस 1 मिनट करके चले जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मम्मी कसम नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे थोड़ा सा। जब मैं मम्मी कसम खाता हूं तो सोच लेता हूं मेरे दुश्मन की मम्मी की कसम, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। ध्यान सुनो, बहुत कायदे की बात पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दो। बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आपको आइडिया हो जाए और फिर आप चले जाओ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा वैसे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे मालूम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंस ह्यूमन आर मैमल्स। बेटा बातें मत करो यार, इतना भी कौन सा तुम्हारे साथ मैं अत्याचार करता हूं? अत्याचार है। बच्चों ह्यूमन एक मैमल है, और मैमल अपना रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
और परमोलरी रेस्पायरेशन करने के लिए भगवान ने इन्हें लंग्स दिए और ये कैविटी में दिए हैं, एंड दैट कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। और बस आप मुझे थोरेसिक कैविटी के बारे में आइडिया दे दो और फिर इसके बाद घर जाओगे। सब लोग ध्यान सुनेंगे। बैग संभालने लगे, खड़े हो। तो कैसे तुमको मैंने ऑर्डर किया कि तुम उसके अंदर नोटबुक रखोगे? अच्छा, आपकी वर्टिब्रल कॉलम दिस स्टार्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ हेड, बेस ऑफ नेक की बेस ऑफ हेड, एटलस और एक्सिस का नाम सुना है? तो आपकी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम कई हिस्से में बटी हुई है। देखो भैया, डायग्राम अच्छा नहीं बनता, वो मैं जानता हूं। गिनना मत, गिनोगे तो वर्टिब्री कम ज्यादा हो सकती है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि यही चीज कल काम आएगी, और कल काम आ जाएगी तो काम बन जाएगा। बोलो, क्या आपके नेक रीजन में वर्टिब्री हैं? क्या आपके चेस्ट के पीछे वर्टिब्री हैं? क्या आपके एब्डोमेन के पीछे वर्टिब्री हैं? यस। और क्या आपके सैक्रम के पीछे वर्टिब्री हैं? यस। अब सुनो, एकदम शांत यार, मैं रीढ़ की हड्डियां गिन रहा हूं। सारा बाबू, ये रीढ़ की हड्डियां किस चैप्टर में आती हैं? और लोकोमोशन नंबर में इसके बाद आता कि पहले? तो हमको पहले लोकोमोशन पढ़ाना चाहिए, फिर रेस्पिरेटरी पढ़ाना चाहिए। व्हेन यू हैव क्लियर माइंड, जब आपका माइंड क्लियर होता है सब चीजें आती है, और नहीं हो तो नहीं आती, उन्हें बोल देना। इधर देखो, नेक रीजन की वर्टिब्री है, इन नेक रीजन की वर्टिब्री को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। बोलो कौन? और चेस्ट रीजन की वर्टिब्री, ये वाली वर्टिब्री मारूंगा। वर्टिब्री यहां है कि पीछे? मरे जा रहे, 5 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया तो। ये चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन के पीछे वर्टिब्री है, दैट वर्टिब्री इज थोरेसिक। फिर से बोलो, थोरेसिक। और ये सब काउंट करवाऊंगा। इसके बाद एब्डोमेन दिखाई पड़ा, इसके पीछे की लंबर, फिर से बोलो, लंबर। और याद रखना, सैक्रम, सैक्रल, बोलो कौन? सैक्रल। सैक्रल के बाद कोकिक्स, फिर से बोलो, कोकिक्स। तो आपकी रीढ़ की हड्डी को 5 भागों में बांटा गया। नंबर बोलो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स। और याद रखना, गर्दन के नीचे, यहां का रीजन नेक है, नेक के नीचे आपकी बॉडी के वेंट्रल साइड में एक बोन है, एंड दैट बोन इज नोन एज स्टर्नम। फिर से बोलो, स्टर्नम। दिस इज नोन एज स्टर्नम। इस स्टर्नम बोन के और रिब्स के बीच में, सॉरी, स्टर्नम बोन और वर्टिब्री के बीच में है रिब्स। फिर से बोलो, रिब्स, जिन्हें बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। ये है रिब्स, और रिब्स में प्रेजेंट है इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी ये रिब खुली है कि बेटा बंद है? बंद। तो बताए, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल। और इसके नीचे यहां पर एक मसल प्रेजेंट है, एंड दैट मसल इज नोन एज डायाफ्राम। फिर से बोलो, दिस मसल इज नोन एज डायाफ्राम। ये यहां देखने में अच्छा है। अब अपनी बॉडी को देखो, दिस बोन इज स्टर्नम। बोलो क्या? स्टर्नम, चेस्ट बोन। स्टर्नम हो गई। दिस इज वर्टिब्री। फिर से बोलो, चेस्ट के पीछे की वर्टिब्री, थोरेसिक। सर्वाइकल की थोरेसिक, थोरेसिक। आगे, पीछे,
थोरैसिक वर्टिब्री, पूरा बोलो, आगे पीछे थोरैसिक वर्टिब्री, पक्का? नीचे डायाफ्राम, नीचे डायाफ्राम, साइड में रिब्स, साइड में एक एयर टाइट कैविटी बनी, और रिब्स खुली है कि बेटा बंद? किस मसल से? इंटरकॉस्टल। और एक कैविटी बनी, दैट कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। बोलो क्या? थोरैसिक कैविटी। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर आपके पास कितने जोड़ी लंग्स? 2 जोड़ी। अच्छा, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, और इनमें से एक लेफ्ट और एक राइट। हाँ, लेफ्ट और राइट 2 लंग्स पाए जाते हैं, और किस कैविटी में पाए जाते हैं? थोरैसिक कैविटी। इस थोरैसिक कैविटी के इन दोनों लंग्स के बारे में आपको कुछ बातें आपको मैं पढ़ाऊंगा, आज नहीं, लेकिन आपको पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ बातें सुननी पड़ेगी। अगर आप थोरैसिक कैविटी की बाउंड्री अच्छे से बता देंगे, और इधर जो लोग देख रहे हैं वो मरेंगे ही मरेंगे। 4 महीने बाद आप भूल जाओगे सर ने क्या पढ़ाया, पर जब अपनी बॉडी साथ लेके चल रही है, ये भी भूल जाओगे कौन है। तो बताओ, गर्दन के नीचे तो ऊपर बेस ऑफ नेक है, ऊपर की तरफ बेस ऑफ नेक बंद हो गया, नीचे डायाफ्राम, तो ऊपर से बंद, नीचे से बंद, आगे से, पीछे से, राइट साइड में रिब्स, लेफ्ट साइड में, और इंटरकॉस्टल मसल। बताओ, पूरी की पूरी कैविटी, क्या ये एयर टाइट कैविटी है? यस सर। अब देखना, इसका मैं एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू बना रहा हूं। अगर ये बेस ऑफ नेक है, बेस ऑफ नेक सर, और ये है डायाफ्राम, बोलो क्या? डायाफ्राम। तो सर जी ये होंगी रिब्स, बोलो क्या? रिब्स। बाकी मैं कुछ बना नहीं पाऊंगा, अब आपको महसूस करना पड़ेगा। ये नेक, बात मत कर बेवकूफ। नीचे, ऊपर, नीचे, साइड रिब्स, आगे पीछे। क्योंकि मैंने सामने से बनाया है तो मेरे पास स्टर्नम नहीं बन पाई है, ना मैं बनाऊंगा, आपको महसूस करनी पड़ेगी। आगे की तरफ क्या होगा? स्टर्नम, और पीछे की तरफ क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, बोलो। और बेटा आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, साइड में रिब्स, नीचे, ऊपर। बताओ, जो मैंने ये बनाया इसका नाम क्या? बताओ, इसका नाम क्या है? डायाफ्राम, पक्का? इसका नाम बेस ऑफ, ये रिब्स, ये। और पेन छोड़ देना, क्योंकि बुक में लिखा नहीं मिलेगा और तुम मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। घर में जाकर के एक स्टील का ग्लास लीजिए, ग्लास को अपने मुंह से लगाइए और एयर सक करिए। किया होगा आपने कभी ना कभी? बताओ, ग्लास आपके मुंह में चपक जाएगा? यस सर। इसका कारण है निगेटिव प्रेशर, बोलो क्या? जब आपने एयर सक कर ली तो ग्लास के अंदर निगेटिव प्रेशर पैदा हुआ। अगर आप ये नहीं मान, अगर आपको इतनी अकल नहीं तो आप फिजिक्स नहीं जानते, आपको फिर से सोचनी चाहिए। तुम लोग गलती करते हो, इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत पॉइंट किया करो जिसने इस तरीके की आवाज निकाली, और वो फिर जिंदगी में भूल जाएगा। उसकी जहां से हवा निकलनी चाहिए वहां से भी नहीं निकलेगी। बेस ऑफ नेक है, डायाफ्राम है, रिब्स है, स्टर्नम है, चेस्ट है, और ये एयर टाइट कैविटी है। बोलते हैं भगवान ने जब आपको ये एयर टाइट कैविटी दी, आप अपने मम्मा के पेट के अंदर थे, एयर टाइट कैविटी दी भगवान। कैसे दी? कमाल है। और एयर टाइट कैविटी में भी निगेटिव प्रेशर दिया। कैसा? आपकी जब थोरैसिक कैविटी बनी तब तक प्रेशर पॉजिटिव था कि निगेटिव? निगेटिव। करके देखिएगा, अगर आपने ग्लास से एयर सक कर ली, ग्लास आपके मुंह में चपक जाएगा। लेकिन अगर ग्लास में छेद हो जाए, क्या हो जाए? छेद। तो बताइए, एयर अंदर आएगी कि बाहर? बाहर। वाह रे मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे, शाबाश। आप ग्लास की एयर सक किए बैठे और ग्लास के अंदर इस निगेटिव प्रेशर है। अब आपने ग्लास में छेद कर दिया तो हवा बाहर जाएगी।
मतलब हर दर्जे के आइटम आदमी हो यार। और अगर हवा अंदर आई तो बताओ जो चीज अंदर है वो सिकुड़ेगी कि फैलेगी? फैलेगी। आज मैं तुमको इसमें कोई चीज डाल के दिखा रहा हूं। ये एक एयर टाइट कैविटी थी और बच्चा जब तक मम्मी के पेट में था तब तक इसके अंदर एक गुब्बारा भरा हुआ था, और एकदम तुड़ा मुड़ा सा गुब्बारा, बिल्कुल बेकार साइज। बिल्कुल यही है। बट ये एक छेद है जिसका नाम है ट्रैकिया। बोलो क्या नाम है? ट्रैकिया, जो नाक से खुलता है। किससे? नाक से। याद रहेगा। और जैसे ही आप मम्मा के पेट से बाहर आए, डॉक्टर साहब ने पहले 2 चमाटा मारा, चटाक, ताकि आप रो। और जैसे आप रोए, पहली बार हवा भरी, हवा, वो ग्लास में छेद हुआ था तो हवा अंदर, और जैसे ही अंदर आया, बताइए यहां हवा इसे गुब्बारे को बचाया कि फुला दिया? और जैसे फुलाया, आज इसका नाम क्या है? लंग्स। वाह नहीं, सुनो। और जब से आपके गुब्बारे फूले हुए, इन्हीं का नाम बताओ क्या है? लंग्स। हाँ? तो लंग्स आज भी कह रहा है कि मैं तो और फूल जाऊं, पर जगह नहीं मिल रही, क्योंकि यहां वाली कैविटी का नाम अभी भी वही है। बोलो क्या नाम? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो। तो जब तक मैं थोरैसिक कैविटी अकेले नहीं बनाता हूं, बच्चों को समझ में नहीं आती थोरैसिक कैविटी क्या है। और दिस कैविटी इज नोन एज पल्मोनरी कैविटी। फिर से बोलो। तो लंग की कैविटी और चेस्ट की कैविटी और थोरैसिक कैविटी पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और थोरैसिक कैविटी अगर निगेटिव है तो बताओ, निगेटिव होने की वजह से जो चीज डालोगे वो रुकेगी कि फैल जाएगी? फैल जाएगी। एयर अंदर आने की टेंडेंसी रखेगी, बाहर? अंदर। और एक क्वेश्चन पीजी में बना, यूजी में भी एम्स ने बनाया कि एक बंदे ने आप पे चाकू से वार किया, चाकू आपके सीने पे लगी, सीने पे ऐसे लगी कि थोरैसिक कैविटी रप्चर हो गई। क्या रप्चर हो गई? थोरैसिक कैविटी। लेकिन पल्मोनरी कैविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लंग्स में चोट नहीं आई, थोरैसिक कैविटी में चोट आई। बताइए हवा अंदर आएगी कि बाहर? हाँ, अंदर। बिल्कुल सही है। लोग क्या कहते हैं? लंग्स में हवा भरी है, बाहर आनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लास है जिसकी एयर सक कर ली है, पॉजिटिव की निगेटिव, छेद हुआ तो हवा अंदर, ये वही छेद है। और अगर चाकू लंग्स तक पहुंच जाए और लंग्स पंचर हो जाए तो हवा अंदर की बाहर, क्योंकि लंग्स जितना चाहते सिकुड़ना की फैलना, फैलना, और तुमने उस फैले हुए गुब्बारे को पंक्चर किया, हवा बचेगी गायब, गायब। ये सिचुएशन उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी सिचुएशन केवल थोरैसिक कैविटी का रप्चर हो जाना है। क्यों? जैसे ही थोरैसिक कैविटी रप्चर हुई, पानी बहुत तेजी से हवा अंदर आई, और हवा अंदर आई तो उन्होंने लंग को दबाना चालू किया। लंग्स जैसे ही दबे, एयर अंदर की बाहर, बाहर, तो सांस ले पाओगे कि छोड़ोगे? छोड़ोगे। तो ये लोग सांस ना ले पाने की वजह से डेथ होती है। एंड मोस्ट ऑफ द रोड साइड एक्सीडेंट, बोलो, जब डायाफ्राम फटता है, एक्सीडेंट भयानक हुआ, डायाफ्राम रप्चर हुआ, बंदा किस वजह से मर जाता है? क्यों? क्योंकि इस डायाफ्राम से एयर बहुत तेजी से अंदर घुसती है, या फिर चेस्ट में रप्चर होने की वजह से एयर बहुत तेजी से घुसती है। इसलिए बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में जाकर लिखा हुआ, पढ़ लेना, कि जैसी जैसे तुम करोगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ते ही P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। तो पहले से निगेटिव प्रेशर था, अगर थोरैसिक कैविटी का और वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर और निगेटिव, एयर अंदर की बाहर, अंदर, तो थोरैसिक कैविटी बड़ी करने पर लंग की कैविटी भी बढ़ जाएगी, थोरैसिक कैविटी छोटी करने पर लंग्स की भी कैपेसिटी छोटी हो जाएगी। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर आपको यह आता है तो कल मुझे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, केवल 2 बातें बता पाओगे। बताओ, थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी एक ही बात है?
लंग्स की कैविटी, चेस्ट की कैविटी, एक निगेटिव है कौन? थोरेसिक कैविटी। और वो हमेशा अपने अंदर जो भी चीज आ रही है उसमें एयर बुलाना चाहती है, और उसके अंदर कौन भरे हैं? लंग्स। तो अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाऊं तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर अंदर आए। और अगर मैं बेटा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटाऊं तो लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, एयर बाहर जाए। और ब्रीदिंग के दो मुख्य प्रोसेस, वन इज इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ऐसे ही डील किए जाएंगे। आज मैंने इसे पढ़ाया नहीं, कल पूछूंगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। शाम को 6 से 8 एंडोक्राइन सिस्टम। टेक केयर।